नमस्कार दोस्तों, EDU टॉक फॉर यू आप पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति में हुए महत्वपूर्ण बदलावों की। इससे पहले मैंने हायर एजुकेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। उसमें जो पहली स्लाइड थी जिसमें बताया गया था कैसे शिक्षा नीति आगे बढ़ी, क्या क्या विकास हुए, किन किन लोगों ने रिकमेंडेशन दिया और कब कब इसमें परिवर्तन हुए। सेम वही चीज़ इस पर भी लागू होती है। तो डायरेक्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्कूल एजुकेशन से। स्कूल एजुकेशन में कौन कौन से परिवर्तन इस बार देखने को मिले हैं। पहले अगर हम बात करें तो यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि सार्वभौमिकरण किया गया है किसका, जो अर्ली चाइल्डहुड है और केयर एजुकेशन का। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जो करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाएगा वो NCERT द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, यानी कि जो हमने 2030 का लक्ष्य रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का, उसको भी यूनिवर्सलाइजेशन के अंदर शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें क्या है कि एक नेशनल मिशन गठित की जाएगी जिसका ऑब्जेक्टिव होगा कि वो पूरे देश के बच्चों की मॉनिटरिंग करेगी कि क्या उन्होंने जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, इसका मतलब कि जो 1 2 3 ABC यानी कि जो प्रारंभिक चीज़ें हैं क्या बच्चों ने सीखी कि नहीं सीखी, इसका उद्देश्य होगा वो इसकी ट्रेसिंग करेंगे। इसके लिए जो है एक अलग बोर्ड बनाया जाएगा जिसे कहा जाएगा नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही होगा कि वो क्या उन्होंने ABC 1 2 3 जो फाउंडेशन की चीज़ें हैं बच्चों की प्रारंभिक वर्णमाला उन्होंने सीखी या नहीं सीखी। इसके बाद जो सबसे बड़ा रिफॉर्म आप कह लीजिए वो इस बार की शिक्षा नीति में है 5+3+3+4 करिकुलम एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर। इससे पहले अभी तक यानी कि हम 10+2 का फॉर्मूला अपनाते आए हैं और इस पर जो है काम करते हैं। बट इस बार यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे वो इसी में है, यानी कि जो फर्स्ट 5 है ये आपका क्या करेगा। इसमें जो पहले 5 साल हैं इसमें जो 3 साल होंगे पहले फर्स्ट, इस 5 की मैं बात कर रहा हूँ, इस 5 में से +3 और ये 2, ये 3 साल क्या होंगे फाउंडेशन के होंगे। इसमें अगर वो आंगनबाड़ी केंद्र पे रहते हैं तो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो है ये जो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी इसके तहत, और ये 2 साल में फिर वो अपने फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट 3 पे। तो नेक्स्ट 3 में क्या करेंगे वो, इसमें उनका हो जाएगा 3 4 5, इसमें 3 4 5 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 6 7 8 और जो 4th है उसमें 9 से लेकर के 12th की उनकी जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ पूरी कराई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, वो ये चाहते हैं कि बच्चे जो स्टार्टिंग के 5+3 हैं इसमें बच्चे प्ले मेथड से सीखें, डिस्कवरी मेथड से सीखें, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से सीखें, ना कि रूट लर्निंग से सीखें। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो करिकुलर में परिवर्तन आएंगे वो इसमें उन्होंने साफ लिख दिया है कि करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो चेंजेस देखे जाएंगे वो केवल करिकुलर चेंजेस होंगे, ना कि उनके पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, ना कि उनके कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर में चेंज होगा, ना कि स्कूल के भवन बदल दिए जाएंगे, ना कि बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजेस नहीं लाया जाएगा। अगले पॉइंट्स की हम बात करें तो करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड द साइंटिफिक टेम्पर। जो करिकुलम डेवलप किए जाएंगे उसका जो मूल्य उद्देश्य होगा वो होगा कि उनमें एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाए, ना कि उन्हें रूट लर्निंग की तरफ बढ़ाएं। हम उनको रटने वाली पद्धति से हम आगे लेके जाएंगे। एक वैज्ञानिक की तरह की जो सोच होती है वो डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। अब जो अगला टॉपिक है वो है नो रिजिड सेपरेशन। इसका मतलब है
कि अभी तक क्या होता था कि जो बच्चे आर्ट्स ले लिए हैं वो बिल्कुल साइंस की तरफ नहीं जा सकते थे, जो साइंस पढ़ रहे हैं उनका आर्ट्स की तरफ झुकाव नहीं होता था। इसके अलावा अगर वो म्यूज़िक के लिए जाते थे साइंस के स्टूडेंट, तो उन्हें लगता था कि म्यूज़िक तो फालतू की चीज़ है, हमें अपने कोर्स या सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे जो है जो रिजिडिटी थी उसे ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पे साइंस आर्ट्स इन सब की बाध्यता को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। इसके अलावा जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनके एजुकेशन के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जेंडर इंक्लूजन फंड है, इसमें गर्ल्स के लिए एक स्पेशल फंड की घोषणा की गई है, जिसमें स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए ही जो है सारी चीज़ें व्यवस्थित की जाएंगी। अब आगे बात करते हैं अगले स्लाइड की कि इसमें रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें थी, जो उसके सिलेबस में अतिरिक्त चीज़ें थी, उन्हें वहाँ पे हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा? क्योंकि उनके जो भारी बैग का बोझ होता है उसको कम किया जा सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय प्ले मेथड से सीख सकें। इसके अलावा जो डिस्कवरी लर्निंग मेथड हो उससे सीख सकें, क्रिएटिविटी कर सकें, प्रोजेक्ट्स को कर सकें, ना कि वो पूरे समय जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में ही बिता दें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं सुधार देखा गया नई शिक्षा नीति में, वो है वोकेशनल इंटीग्रेशन फॉर क्लास 6। अब जो एक वोकेशनल का कॉन्सेप्ट है, एक नई स्किल का कॉन्सेप्ट है, वो क्लास 6 से ही देने की बात यहाँ पे की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सुझाव का जो दूसरा पैसेज है वो है कि यहाँ पे न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को यहाँ पे इजाद किया जा रहा है। इसमें क्या होगा? देखिए, इसी का मतलब है यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इसमें क्या होगा कि जो 0 से 3 साल का बच्चे का उम्र है, यानी कि जन्म से लेकर के 3 साल तक, इसमें घर पर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके की बातें उन्हें बतानी चाहिए, कौन किस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल अपनानी चाहिए, इसकी बात की जाएगी। इसके बाद 3 से लेकर के 6, इसमें आंगनबाड़ी, अगर बच्चे आंगनबाड़ी पे जा रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, इस पर महत्वपूर्ण सुझाव डाला जाएगा। और अगर वो स्कूल जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं या फिर वो स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे किस तरह की शिक्षा, क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए, इस पर भी एक विशेष फोकस किया जा रहा है, जिस पे जो है न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे बोर्ड एग्जामिनेशन की। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को इस बार मिलेंगे। इसमें क्या है कि केवल 12th में ही जो है अब बोर्ड एग्ज़ाम कराए जाएंगे। पहले क्या होता था, साल में एक बार बोर्ड एग्ज़ाम होता था, और जो इसके पीछे की सोच है वो ये है कि पहले बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के बहुत बड़ा हुआ होता था। कई सारे आपने केसेस देखे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के डर की वजह से हुए। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम को साल में एक बार ना करा करके बल्कि साल में 2 बार कराया जाएगा। इसके अलावा जो बोर्ड पेपर का पैटर्न है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दोनों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि बहुविकल्पीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को दोनों को इसमें शामिल करने का मसौदा तैयार किया गया है। और इन सब के पीछे का जो उद्देश्य है, जो मेन उनका पर्पज़ है, वो ये चाहते हैं कि हम नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट करें, कि उनका ज्ञान का जो प्रयोग है वो किस तरह से करते हैं, ना कि उन्होंने किस तरीके से रटा हुआ है, कितना ज़्यादा परफेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण मसौदा आप इसमें समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो कह लीजिए जो उनके इंस्ट्रक्शन का या पढ़ाने का जो लैंग्वेज होगा, वो इसमें ये बताया गया है कि क्लास 5th तक या क्लास 8 तक उनके होम लैंग्वेज में, यानी कि जो उनकी मदर टंग है या रीजनल लैंग्वेज है, उसे में दी जाए। और इसे इन्होंने यहाँ पे साफ लिख दिया कि वो क्लास 5th तक, अगर पॉसिबल हो तो 8th तक, या फिर इसके ऊपर की शिक्षा भी जो है वो उनके रीजनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में ही दी जाए। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बन जाती है अगर आप किसी भी एजुकेशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड। इसका मतलब क्या होता है
इसका मतलब है कि जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, आपने देखा होगा जो बच्चे की मार्कशीट मिलती है उसमें कुछ इस तरह से होती है, एक तरफ सब्जेक्ट लिखे होते हैं और दूसरी तरफ मार्क्स लिखे होते हैं। लेकिन अब 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में क्या किया जाएगा कि इसमें बच्चे का पूरा मूल्यांकन लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? मान लीजिए बच्चा क्लास 6 में है तो वो अपना खुद मूल्यांकन लिखेगा कि हाँ मुझे इतने नंबर मिले तो क्यों मिले। अब उसका मूल्यांकन उसका सहपाठी भी करेगा। ठीक है, पहले तो बच्चा खुद करेगा, खुद मूल्यांकन करेगा। इसके अलावा उसका मूल्यांकन कौन करेगा? उसका सहपाठी भी करेगा। इसके अलावा जो उसका शिक्षक है, जो स्टूडेंट का शिक्षक है, वो भी मूल्यांकन करेगा। तो बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा, सहपाठी भी उसका मूल्यांकन करेगा और शिक्षक भी उसका मूल्यांकन करेगा। इन तीनों के मूल्यांकन को बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पे लिखा जाएगा, जिसे कहा जाएगा 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। यानी कि उसके संपूर्ण विकास को हमें बताया जाएगा और उसमें जो उसकी खास स्किल रही है उस साल की, उसको भी नोट किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जब बच्चा मान लीजिए क्लास 6 में है और 12 तक पहुँचते पहुँचते उसके 6 साल में कौन सी स्किल बहुत अच्छी रही है, उसको प्रमोट किया जा सके। और इसके पीछे का जो उद्देश्य आप यहाँ लास्ट में देखेंगे आगे चल के, कि वो ये चाहते हैं कि कम से कम जब बच्चा 12th पास करके निकले तो उसके पास एक ऐसी स्किल हो जो आइडेंटिफाइड हो, उसके एक योग्यता को तो कम से कम हम खोज सकें। क्यों? देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट्स में लिखा हुआ ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग एंड आउटकम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी कि परख की स्थापना की जाएगी। अभी ये इसमें मतलब अभी तक की शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ा अपडेट है या सबसे पहला इनिशिएटिव है वो परख के द्वारा लिया जा रहा है। परख का जो फुल फॉर्म होगा उसे आप नोट कर लीजिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसे कहा जाएगा परख। यानी फिर से सुन लीजिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसे कहा जाएगा परख। अब NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, इसमें भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा कि NTA क्या करेगी, जो कॉलेज के एडमिशन्स हैं, उच्च शिक्षा के जो एडमिशन है वो NTA कंडक्ट ऑफर करेगा अगर वो चाहते हैं तो। अगर बोर्ड चाहता है या कॉलेज चाहता है तो NTA इसके लिए तैयार रहेगा। इसके अलावा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए जो टीचर्स का रोल है उसके लिए उसको किस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, किस बेंचमार्क को अचीव करना है, किस स्तर तक पहुंचना है, उसके लिए भी एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स तैयार किया जाएगा। एक कमेटी बैठेगी, उस पर फिर इसका निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा बुक प्रमोशन पॉलिसी, बुक प्रमोशन पॉलिसी में क्या है, और डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी ऐसा हो कि बच्चा कहीं पे भी हो वहाँ से उस चीज़ को एक्सेस कर सके अगर वो किसी कारणवश स्कूल नहीं पहुँच पा रहा है तो। बुक प्रमोशन पॉलिसी में क्या है कि बच्चा एटलीस्ट बुक पढ़ना सीख जाए। वो कैसे संभव हो पाएगा? जब बच्चा 1 2 3 4 5 6 जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी है अगर उसको अचीव करता है तभी ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये बताया गया कि क्या लाभ होंगे इस आउटकम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब जो इसमें परिणाम की बात करें तो सबसे पहला जो है यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम ECCE टू सेकेंडरी एजुकेशन बाई 2030। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे वो 2030 तक हमें कंप्लीट कर रहे हैं। इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन का गोल है वो भी जो सार्वभौमिकरण है उसको भी हम उसे अचीव कर सकें कब? 2030 तक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल थ्रू नेशनल मिशन बाई 2025। इसकी मैंने पहले ही बात की थी कि NCERT इस करिकुलम को डेवलप करेगा सस्टेनेबल गोल्स के अंतर्गत, और वो चाहते हैं कि 2025 तक हर एक बच्चा कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं, न्यूमरेसी स्किल और जो फाउंडेशनल लर्निंग है, फाउंडेशनल लर्निंग का मतलब है जो A से Z तक की सीरीज़ है, इसके अलावा 1 2 और 100 और छोटा से लेकर 11, इन सारी चीज़ों को तो एटलीस्ट वो सीख जाए। इसके अलावा 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल 2030 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि जो सारे बच्चे हों कम से कम
प्री स्कूल और सेकेंडरी लेवल के स्कूल तक पहुंच सकें 2030 तक। अब आगे बात करें तो टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाई 2023। इन्होंने कहा कि 2023 तक शिक्षकों को भी अपनी मानसिकता तय कर लेनी चाहिए नए एजुकेशन रिफॉर्म्स, असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए। जो बच्चों का मूल्यांकन होता था उसको नई पद्धति से किए जाने की बात कही गई है 2023 तक। इसके अलावा इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनने वाले हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे इंक्लूसिव की बात की जा रही है कि बच्चा चाहे जिस भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी समुदाय से आया हो, किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, सबको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान की जाएगी 2030 तक, इसके बाद कही जा रही है। इसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम टू टेस्ट स्कोर कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो बोर्ड एग्ज़ाम अभी तक किए जाते थे उसमें बच्चे ने नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन कितना है इसको चेक किया जाए, ना कि उसने कितने संपत्ति को रटा है, कितनी चीज़ों को कितने परफेक्ट आंसर्स में लिखा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म यहाँ पर दिखाई रहा है। अब अगला जो है वो एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन लास्ट वन स्किल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि बच्चे ने स्कूल में कम से कम एक ऐसी स्किल जरूर अर्जित की हो जो उसे आगे चल के हेल्प कर सके। और जो दूसरी चीज़ है वो है कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, यानी कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन दोनों के लिए एक समान स्टैंडर्ड्स तय किए जाएंगे ताकि किसी तरह का भेदभाव दोनों में ना हो सके। तो ये था नई एजुकेशन पॉलिसी के स्कूल से संबंधित चेंजेस को। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसके अलावा जो इसके पहले हायर एजुकेशन की वीडियो डाली गई उसे भी जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।